हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग PYQ प्रैक्टिस के थ्रू पी ब्लॉक को रिवाइज करेंगे, उसी तरह जिस तरह हम लोग इससे पहले डी और एफ को कंप्लीट कर चुके हुए हैं। पी ब्लॉक में भी फ्रेंड्स आज हम लोग टोटल 13, 14 और 15 को ही कवर कर पाएंगे, बिकॉज फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत लंबा है और इसमें कई सारे क्वेश्चंस है। एक ही वीडियो में सभी को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है और थोड़ा सा इसमें एनालिसिस और सा बाकी है, इसलिए आज हम इसको कंप्लीट करते हैं और जितना जल्दी हो सके हम 16, 17, 18 आपको कल तक प्रोवाइड करा देंगे। नाउ यही सेम सिलेबस हम स्नैपशॉट लगा कर रखे हुए हैं एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन करते हैं पहले टॉपिक्स का। वंस अगेन एक सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन लिए हैं। देखिए 24 जनवरी 2023 का पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जब K2Cr27 को हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ग्रीन कलर शो करता है, बट साथ में एक गैस के साथ भी रिएक्शन होता है। वो गैस कौन सा है? देखिए आपको PDF भी प्रोवाइड कराए हुए हैं और आप फिर से याद कीजिए ग्रीन। हम क्या बोले? जब कभी भी K2Cr27 H2SO4 हो और ग्रीन की बात हो, हमेशा बोले हैं कि आप याद रखिए वो क्रोमियम सल्फेट होता है। और देखिए ये वही रिएक्शन है और आपको साफ साफ दिख रहा है वो कौन सा गैस है जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, SO2। और ये SO2 कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? सल्फाइट आयन से। देख रहे सल्फाइट आयन H+ के साथ ट्रीट होके SO2 बना रहा है और वही SO2 रिएक्शन का पार्ट हो रहा है। हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो किस गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है और वो अनायन कौन सा है, किस अनायन का टेस्ट है। तो देख लीजिए आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। तो रिवीजन भी हो गया। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। नाउ ये देखिए ग्रुप 13 है और हम ग्रुप 13, 14, 15 इसी तरह 18 तक कैरेक्टराइज कर दिए हैं। सभी कैटेगरी कैटेगराइज कर दिए हैं कि ग्रुप 13 से कितना क्वेश्चन आया है, ग्रुप 14 से कितना आया है। और वंस अगेन रिसेंट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम 2024 और 2023 का ही क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और इन दोनों के एनालिसिस से ये पता चला है कि 13, 14 और 18 से कम क्वेश्चन आया है, रैदर 15, 16 और 17 से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट सभी है बट क्वेश्चन ज़्यादा आया है। पर्टिकुलरली अगर हम इनकी बात करें, खैर बात तो सभी की जाए क्योंकि यहाँ से असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए हम आपको यही कह सकते हैं, क्योंकि आप पूछ भी रहे हैं, आपको लाइन बाय लाइन ही पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, हम आपको कितना ही प्रैक्टिस करा ले कुछ भी पूछ सकता है, बट अपने तरफ से जितना हो सके हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी असर्शन रीजनिंग पे क्वेश्चन आए तो आप बना सकें। उसी तरह एक इसमें एक क्वेश्चन हम लाए हैं, लाइक वो ग्रुप 13 से भी आपको रिलेट करेंगे, ग्रुप 14 से भी करेंगे, इवन डी ब्लॉक से भी रिलेट करेंगे। तो आगे जब स्लाइड में आएगा तो हम दिखाएंगे। अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और आपके तरफ से सजेशन आया है कि हम हाईलाइट नहीं करें, बट हम भूल गए, इस चीज़ को ध्यान नहीं रहा क्योंकि आदत हो गया है, बट हम कोशिश करेंगे अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखें। इस बार आप थोड़ा बियर कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है 2024 का, दो पेपर का, 31 जनवरी हो या 30 जनवरी। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, एनसीईआरटी का लाइन ध्यान से पढ़िए। इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवेलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। यही स्टेटमेंट क्या रखा है। अब देखिए ग्रुप 13 ट्राइवेलेंट हैलाइड्स गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय व्हाट? ड्यू टू द कोवेलेंट नेचर। ट्रू हो गया, एज सिंपल एनसीईआरटी। अब इसका एग्जांपल हम लोग क्या पढ़ते हैं कि देखिए अल्यूमिनियम क्लोराइड, देख रहे अल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये तो हाइलाइट हो गया ना, AlCl3 ट्राइवेलेंट स्टेट, तो जब इसको ट्रीट करेंगे तो देखिए ये जो प्रोडक्ट बना रहा है Al H2O6 3+, वही स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है, सिंपल डिट्टो एनसीईआरटी। इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल। देखिए और आपको हम कई बार बता चुके हैं, जो भी फॉर्म कर रहा है उसका एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखिए, और उसी फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्टाहेड्रल है बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो देख रहे एक ही कॉन्सेप्ट है बट उससे दो तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो गया है। ठीक है, उसी तरह ये क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए 2024 हो या 2023 हो, अगेन एक ही पैराग्राफ से दो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, हम न्यूमोनिक से बता रहे हैं, ये ग्रुप 13 का है, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब इसमें क्या कह रखा है कि टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, तो देखिए यहां से यहां जो मेटल है, ये जो एलिमेंट है ये सॉफ्ट है इन नेचर है, बट बोरोन के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये हार्ड होता है। रीजन कह रखा है क्योंकि इसमें क्रिस्टलाइन नेचर देखने को मिलता है, यानी एक आयनिक कंपाउंड की तरह ये बिहेव करेगा। तो आयनिक कंपाउंड कैसा होता है? क्रिस्टलाइन नेचर होता है। क्रिस्टलाइन नेचर होने के कारण एक स्ट्रॉन्ग लैटिस है, स्ट्रॉन्ग लैटिस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो उसी पर क्वेश्चन फ्रेम हो गया। देखिए melting point of boron is unusually high. True. देखिए due to very high strong crystalline lattice boron has unusually high melting point। और रीजन क्या कह रहा है?
बोरोन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, बोथ आर ट्रू हुआ एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर इज दिस वन। वही 2023 में देखिए क्या पूछ रखा है, बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग हाई लैटिस एनर्जी। ट्रू, ऑब्वियस ही बात है, लैटिस हाई है तो हार्ड तो होगा ही ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का तो ये प्रॉपर्टी ही होता है, और हार्डनेस के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कंपेयर टू दी अदर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देख रहे हैं असर्शन रीजनिंग एक एक लाइन से बन सकता है, तो यहाँ पे ये फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन उठाया है तो या कंपाउंड से उठाया है, बट फिर भी अगर हम आपको सजेस्ट करें तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी एक, और दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उसको करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा वहीं से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखिए, पहले जैसे ये देखिए क्या रखा है, ऑर्थोबोरिक एसिड जिसको बोरिक एसिड भी कहते हैं, उसके बारे में क्या रखा है कि देखिए एनसीईआरटी में इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है वही क्वेश्चन है, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और BF3 इज गैस एट अ रूम टेम्परेचर। वाई? बिकॉज आप देखिए फिगर भी साफ साफ कह रखा है कि ये देख रहे हैं बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये सॉलिड है, तो ड्यू बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन बोरिक एसिड, आंसर दिस वन। अब यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका सॉलिड होने का क्या प्रॉपर्टी हो गया, आप लॉजिकली सोचिए, गैस में अगर हम आपस में इंटरेक्ट कराएंगे तो गैस पहले लिक्विड में जाएगा, इसमें और इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो सॉलिड में जाएगा। याद कीजिए जब हम लोग रियल गैस आइडियल गैस पढ़ते हैं तो वहाँ वैंडर वाल गैस कांस्टेंट ए के बारे में कहते हैं कि ए इज अ प्रॉपर्टी कि जितना ज़्यादा ए का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा फेज चेंज हो सकता है गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो हो क्या रहा है, जब आपस में इंटरेक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे तो गैस मिलकर थोड़ा थोड़ा जुड़ जाएगा तो लिक्विड बनाएगा, ये और आपस में जुड़ेंगे तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो सॉलिड होगा, वही कॉन्सेप्ट है ना। तो देखिए बोरिक एसिड में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका यूनिट बड़ा हो रहा है, बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो सॉलिड होगा कि नहीं। और BF3 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पा रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा तो ये छोटा यूनिट हुआ तो ये तो गैसियस नेचर ही होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट लगा ना आपको, आइडियल गैस से और रियल गैस से हम यहाँ समझा दिए, तो इसलिए सबको कोरिलेट करते हुए जाइए। और देखिए ये किस पर क्वेश्चन आया, कंपाउंड पर आया, उसी तरह कंपाउंड ये भी है बोरोन का ट्राई हैलाइड, और यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, बैक बॉन्डिंग का। हम लोग जानते हैं जैसे आप बोरोन का फ्लोरीन से कनेक्ट कीजिए, बोरोन का क्लोरीन से कीजिए, बोरोन का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और बोरोन का आयोडीन से कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या देखिए, हम लोग जानते हैं ये जो BX3 कंपाउंड होता है इसका ऑक्टेट नहीं है, इसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको लुईस एसिड कैरेक्टर कहते हैं। तो बैक बॉन्डिंग क्या करता है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, जिसके कारण से इसका ऑक्टेट पूरा हो सके, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ज़्यादा इसका पेट भर देगा, यानी इसको स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, और जब स्टेबल हो गया तो क्या ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहा, नहीं रहा, तो क्या ये अब हम इसको लुईस एसिड कैरेक्टर कहेंगे, है नहीं, तो बस उसी पर क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप फ्लोरीन से बी पर देते हैं और उसी तरह बाकी सब में क्लोरीन से या ब्रोमीन से या आयोडीन से, अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखिए आप वंस अगेन फील कीजिए, देख रहे हैं इसका साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने के कारण क्या एक अच्छा ओवरलैप हो पाएगा। उसी तरह याद कीजिए जब हम आपको हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, 16 और 17 पढ़ाए थे, उसका लिंक यहाँ दे देंगे आई बटन पे, तो हम क्या बोले थे, चाहे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से कीजिए, ऑक्सीजन का या F से S से, लेकिन जैसे ही टॉप टू बॉटम आते हैं इसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में, उसी तरह इसमें भी और इसी तरह इसमें भी साइज बढ़ जाता था, ओवरलैप पुअर होता था तो बॉन्ड इजिली टूट जाता था। वही कॉन्सेप्ट अभी भी तो है, साइज बढ़ गया है, ओवरलैप घटिया हो गया, तो ओवरलैप घटिया तो क्या ये बैक डोनेशन कर पाएगा, नहीं। और आप बैक डोनेशन पढ़ते भी है, बैक डोनेशन के लिए ऑर्बिटल का साइज सेम होना चाहिए, सेम एनर्जी होना चाहिए, लेकिन ये चीज आपको बोरोन फ्लोरीन में मिल जाएगा, लेकिन आप बोरोन और आयोडीन में आएंगे तो ये इतना बड़ा साइज हो गया, क्या ये ओवरलैप हो पाएगा कभी भी, बढ़िया नहीं हो पाएगा ना। तो पहली बात कॉन्सेप्ट सेम लगा कि नहीं, इसलिए हम हमेशा PYQ एनालिसिस के थ्रू आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी नया क्वेश्चन आए तो बना सके। पहली बात कॉन्सेप्ट सेम लग गया, चाहे हाइड्राइड के थ्रू हम बताए या चाहे इधर बताए। अब बैक डोनेशन से भी आप समझ गए कि आयोडीन के केस में एक अच्छा बैक डोनेशन नहीं हो पाएगा, अच्छा बैक डोनेशन नहीं हो पाया तो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं हुआ तो अभी भी ये लुईस एसिड कैरेक्टर होल्ड करेगा, इसे सबसे ज्यादा आयोडीन में देखने को मिलेगा, इसलिए आंसर इज 4। अब देखिए एक कंपाउंड का, जैसे बोले
LiAlH4 पे क्वेश्चन आया कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, जस्ट मालूम हो तो बनेगा। तो देखिए LiH और Al2Cl6 के साथ रिएक्शन करेंगे तो LiAlH4 बनेगा। तो क्या था, कंपाउंड, कंपाउंड, और ये भी क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड पे क्वेश्चन आया, और दूसरा देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन आया, और ये भी क्या था, कंपाउंड पे आया। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप एटलीस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और सारे कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये दोनों हो ही गया, ये भी हो गया। अब आइए यहां से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। देखिए, चाहे ये पी ब्लॉक में ग्रुप 13 पर क्वेश्चन बने या डी ब्लॉक पर क्वेश्चन बने, दोनों में जो क्वेश्चन बन रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट सेम है। अगर हम ग्रुप 14 की बात करें, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं बट बन सकता है। अगेन असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप ये भी बना लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट ग्रुप 15 पे भी आया है, बट फर्क ये क्या है, अभी उसको कोवेलेंट रेडियस के टर्म में पूछ रखा है, बट अभी भी की कॉन्सेप्ट वही लगेगा। अब की कॉन्सेप्ट क्या है, आइए एक चीज समझते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, जैसे टॉप टू बॉटम, जैसे इसी की बात करें ग्रुप 13 की, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। उसी तरह हम लेते हैं ग्रुप 14 का भी डिस्कस करना है, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। अब आप एक चीज समझिए, टॉप टू बॉटम आते तो हम लोग कहते हैं साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है, उसका प्रूफ क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, ये तो हमें मालूम ही है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो हम लोग क्या समझते हैं कि टॉप टू बॉटम हमारा साइज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया। क्योंकि अगर आप ऐसे समझिए, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो अगर सेल साइज बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस अभी भी है, एक ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट। डायग्राम पे मत जाइए, आपको हम फील कराना चाह रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि टॉप टू बॉटम जब साइज बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है, कम एनर्जी देना पड़ेगा, इसी के लिए हम कहते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। लॉजिक यही होता है। लेकिन ग्रुप 13 में देखिए क्या हो रहा है, जब बोरोन से एल्यूमिनियम पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है साइज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो देखिए 801 से 570 हुआ, एक कंसिडरेबल डिफरेंस है। उसी तरह जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम पे आएंगे तो गैलियम से इंडियम और इंडियम से थैलियम, उसी तरह और कम होना चाहिए, सिग्निफिकेंट अमाउंट कम होना चाहिए और बहुत कम होना चाहिए। बट क्या मिल रहा है, अब आप यहां से आ रहे हैं तो देख रहे हैं एकदम सिमिलर है, आसपास है, बट यहां से यहां तो कम हो रहा है लॉजिकली, बट यहां से यहां लॉजिक काम नहीं कर रहा है। क्या लॉजिक हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, उसका स्टेटमेंट क्या रखा है, डी ऑर्बिटल। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, डी ऑर्बिटल क्या लोचा करेगा। याद कीजिए, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हम लोग क्या पढ़ते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ। बिकॉज ऑफ डिफ्यूजनेस इन नेचर, हम लोग जानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को एस में देंगे, पी में देंगे, डी में देंगे और एफ में देंगे, एफ का हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं एक हम लोग को मालूम ही नहीं है, इस तरह से डिफ्यूज है, तो अगर एफ में इलेक्ट्रॉन भर रहे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कभी भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर इंट्रैक्ट कर पाएगा नहीं, और न्यूक्लियस दोनों को ही खींच रहा है। तो इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, एकदम छोटा में बोल रहे हैं कि डी और एफ ऑर्बिटल क्या करता है, पुअर शील्डिंग करता है। और शील्डिंग से कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पर डी और एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है अंदर में, तो ये पुअर शील्डिंग कर रहा है। यानी शील्डिंग किसको करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जब पुअर शील्डिंग कर रहा है तो इन द सेंस, शील्डिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए बाहर इलेक्ट्रॉन है, हम बीच में एक दीवार खड़ा कर दिए, तो वो क्या करेगा, इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन को कम कराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर शील्डिंग खराब है, यानी ये दीवार खत्म हो गया, तो अब अट्रैक्शन तो बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये पास चला गया, तो साइज इसका छोटा हो जाएगा। तो जब डी और एफ ऑर्बिटल में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वो पुअर शील्डिंग करता है। क्यों, क्योंकि वो डिफ्यूज इन नेचर होता है। तो पुअर शील्डिंग होने के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑल्दो इससे दूर है, लग रहा है दूर है, बट एक्चुअली में नहीं है, ये फील करेगा हम इसके पास ही है। तो जितना साइज, सेल साइज बड़ा होने से बढ़ना चाहिए था, बढ़ता नहीं है, रादर वो कम होने लगता है। और उसी का रीजन है कि जब ये साइज एक्चुअली इतना बड़ा होना चाहिए बट एक्चुअली साइज यहां पर आ जाता है, इसका प्रूफ यही है, ये पास आ गया, पास आ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, इसलिए हम कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उतना ही ऐड होते जा रहा है, साथ में प्रोटॉन भी उतना ही ऐड होते जा रहा है, बट पुअर शील्डिंग के कारण ये क्या हो रहा है, इसके तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा है और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। आई मीन जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हुआ। यानी अगर 577 है तो इसका कितना होना चाहिए, मान लेते 500 या 300 होना चाहिए, बट वो कम नहीं हुआ, रैदर दिख रहा थोड़ा सा बढ़ रहा है, 77 और 79। खैर ये कंसिडरेबल नहीं है, बट थोड़ा सा भी बढ़ने का आप रीजन समझ रहे हैं ना, रैदर सेल साइज बढ़ रहा है, हम बार बार आपको फील करा रहे हैं,
3s से 4s पे आ रहे हैं, तो मेरा साइज इतना बढ़ना चाहिए, बट होना इतना चाहिए ऑन पेपर, लेकिन रियलिटी क्या है, वो यहां पर आ रहा है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग, और उस पुअर शील्डिंग के कारण साइज छोटा हो रहा है। तो साइज छोटा हो रहा है तो आईपी घटने की जगह रैदर सेम रह गया या थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसलिए कह सकते हैं डी ऑर्बिटल लोचक है। अब आप देखिए डी ऑर्बिटल यहां है, डी ऑर्बिटल यहां है, और यहां तो एफ भी आने लगा। समझ में आया ना क्यों हो रहा है? इसलिए आप देख रहे हैं रैदर लास्ट में आते आते ये तो और बढ़ ही गया। क्या सोचिए थोड़ा ध्यान से, 3 से हम आ गए 6s पे, यानी यहां पर आ गए। मान लीजिए गजब बढ़ना चाहिए, बट और गजब बढ़ना चाहिए इन द सेंस की साइज गजब बढ़ना चाहिए और आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होना चाहिए, लेकिन रैदर आयनाइजेशन पोटेंशियल तो और बढ़ गया। कैसे? डी ऑर्बिटल के कारण। लॉजिक क्लियर हो गया? हम थोड़ा समय लिए इसलिए ले ताकि अच्छे से समझा सके। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा, पहले हम इसको बता देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट 14 में भी लगेगा। देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल यहां ध्यान दीजिए घट गया लॉजिकली, बट यहां देखिए आसपास है ना, रैदर आसपास है। देख रहे 8 है तो ये 15 इससे बढ़ ही गया, कैसे पॉसिबल है? वही चीज है, द इन्फ्लुएंस ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन इज विजिबल ऑल्सो हियर। तो देखिए ग्रुप 14 पे ये क्वेश्चन बन के इस तरह से नहीं आया, बट आ सकता है, असर्शन रीजनिंग का पार्ट हो सकता है। तो हम यही आपको फील कराना चाह रहे हैं। अगर आप एक बार फील कर गए तो आप कॉन्सेप्ट पे बना लेंगे। अब आप इसको आईपी के टर्म में समझ लिए। अब देखिए ग्रुप 15 पे इसी को कैसे पूछ रखा है, रेडियस के टर्म में। देयर इज अ कंसीडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन से फास्फोरस। देखिए नाइट्रोजन से फास्फोरस आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है बिकॉज 2s से हम 3s आ रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए फ्रॉम AS टू BI अ स्मॉल इंक्रीज, बहुत हल्का सा बढ़ रहा है। ऑल्दो हम 3s से 4s 5s और 6s पे आ रहे हैं, बट फिर भी ये बहुत कम बढ़ रहा है। अगेन आयनाइजेशन अगेन क्यों हो रहा है? बिकॉज पुअर शील्डिंग के कारण, जो यहाँ लॉजिक बताएं दिस वन, साइज इतना होना चाहिए बट साइज इतना ही हो रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वही रीजन है। और उसी को एक्सप्लेन भी कर रहा है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल। देख रहे हैं डी और यहाँ डी के साथ साथ एफ भी है। और इसी का आफ्टर इफेक्ट क्या है? आप अगेन आयनाइजेशन पोटेंशियल पे ध्यान दीजिए, ये कंसिडरेबल डिक्रीज क्या है, अराउंड 400 के आसपास, बट यहाँ क्या उतना डिक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना? तो क्वेश्चन क्या, सेम कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पुअर शील्डिंग, बट फर्क क्या है? वहां ये 13-14 में आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल पे पूछ, यहाँ तो आईपी पे पूछ दिया, 14 में पूछा नहीं, बट पूछ सकता है, बट 15 में उसको रेडियस के टर्म में पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। और नॉर्मली ये बात कह रखा है रीजन में कि कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। हाँ ट्रू है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अगेन सेल साइज, लेकिन क्या इसके कारण हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। आंसर दिस 3। वही चीज यहां पर भी था। अब ये आप समझ गए, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, बोथ आर करेक्ट। अब देखिए डी ब्लॉक में क्या पूछ रखा है, सेम लॉजिक जाएगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं तो क्या वहां डी ऑर्बिटल आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन 3D सीरीज में डी ऑर्बिटल आ रहा है, और कॉन्सेप्ट वही लगेगा ना। डी ऑर्बिटल आने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और क्योंकि इसका पुअर शील्डिंग हो रहा है इसलिए साइज छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है तो आईपी बढ़ गया, और उसका एक्सप्लेन भी उसी तरह से कह रहा है कि इन 3D सीरीज एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। देख रहे डी ऑर्बिटल, बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर हो गया? आई नो हम देखिए इसमें बहुत समय ले लिए, बट इट इज वर्थ कि आप इसके बाद क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए अभी भी हम लोग किस पर है, ग्रुप 13 में ही है, और ऑलरेडी हम इतना समय ले चुके हैं, इसलिए हम एक वीडियो में पूरा नहीं करा पा रहे हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन, कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कोवेलेंसी हम जानते हैं कि कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, तो देखिए BF4 में 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, x - 4 बराबर -1, तो x का वैल्यू +3। आंसर 4 एंड 3। और आप ऐसे भी सोचिए बोरोन किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 13 में, तो क्या इसका +3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है? नहीं है। IQ के बेसिस पे कह सकते हैं, ये 3 तो ऐसे भी नहीं होगा। अब देखिए बोराजीन के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे पहले बात यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, बनाना बॉन्ड क्या होता है? बनाना बॉन्ड कहते हैं उसे जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, जो कि B2H6 में देख रहे हैं। यानी अगर BH3 की बात करें, ये BHH, अगेन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता है, इस तरह से आपको इसका ले लीजिए और इसका ऐसे ले लीजिए, इस तरह से एक बॉन्ड बना रहा है, इस तरह से एक बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये दो ये बॉन्ड है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, बट एक सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर।
एक सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, तो जहाँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है उसे कहते हैं बनाना बॉन्ड। तो क्या वैसा इसमें पॉसिबल है? नहीं है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं इट कंटेन्स बनाना बॉन्ड, और हमें इनकरेक्ट बोल रहा है, आंसर जो 2। अब देखिए इट कैन रिएक्ट विथ वाटर, हाँ इसका प्रॉपर्टी होता है। साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है, तो सही हो गया। अब आप आइए यहाँ पर ग्रुप 13 एलिमेंट का, अगेन देखिए ये क्या था, कंपाउंड के ऊपर है, ये भी कंपाउंड के ऊपर है, ये भी कंपाउंड के ऊपर है। क्या कह रखा हुआ है कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्साइड बना रहा है, तो जो सभी ऑक्साइड बना रहे तो कौन सा मोस्ट बेसिक इन नेचर होगा? अगेन बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो जो मेटल होता है उसका ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, तो देखिए इंडियम और थैलियम का ऑक्साइड बेसिक होगा, तो देखिए यहाँ थैलियम ही दे रखा हुआ है, आंसर दिस वन। एनसीईआरटी में भी एज इट इज दे रखा हुआ है, देखिए इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक। आपको पूछ सकता है एम्फोट्रिक, तो एम्फोट्रिक इसके जस्ट ऊपर वाला है, उसके ऊपर नॉन मेटल है तो एसिडिक हो गया। क्लियर है? अब देखिए बोरेक्स बीट पर हम अभी नहीं करा रहे क्योंकि इस पर थोड़ा सा काम और बाकी है, तो इसी के साथ आपका ग्रुप 13 हो गया। अब हम कराते हैं ग्रुप 14। देखिए यहां पर क्या कह रखा है ग्रुप 14 में, सिलिकॉन से जब हम पीबी तक आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, बट देखिए ग्रेजुअल तो नहीं है, आसपास है सब, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब ग्रुप 14 में अगेन ये आपका नॉन मेटल, और ये क्या हो गया, मेटालिक कैरेक्टर। उसी तरह जिस तरह से ग्रुप इसका हम बताएं टॉप टू बॉटम आ रहे तो ये मेटालिक हो गया, मेटालॉइड और नॉन मेटल, उसी तरह से यहां भी जाएगा, आई मीन मेटालिक, मेटालॉइड, नॉन मेटल, तो तीनों ही प्रेजेंट है, तो ये तो ट्रू हो गया। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू, आंसर इज 4। अब देखिए जैसा कि प्रॉपर्टी बोले कंपाउंड में बनता है, अगेन कंपाउंड पे है, ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा एम्फोट्रिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, जस्ट मालूम है बनेगा, नहीं मालूम है नहीं बनेगा। अब हाईलाइट किया हुआ है, देखिए एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसका होता है, SnO2 PbO2, SnO2 PbO2 खत्म। सेम कॉन्सेप्ट है, SnO PbO का एम्फोट्रिक होता है, अगेन SnO PbO का एम्फोट्रिक होता है, ये भी ट्रू है। SiO2 GeO2 एसिडिक होता है, SiO2 GeO2 एसिडिक होता है, इसके लिए हम क्या ही बताएं, मालूम है बनेगा, नहीं मालूम है नहीं बनेगा। अब क्या ध्यान देना या सिली मिस्टेक का, देखिए ये जो कार्बन अपना एलेक्ट्रॉप बनाता है वो क्यों बनाता है, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड पी बॉन्ड। एनसीईआरटी आइए देखिए, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन पी बॉन्ड कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रोपिक। बट सिली मिस्टेक क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पी दे रखा हुआ है और हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ गलती कर सकते हैं। अगर पी होता तो सही होता, इसलिए स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया और इस कारण स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स हो गया, तो आंसर इज 4। अब देखिए इसी पर 2023 में कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है, कैटेनेशन को एक्सप्लेन करने में बताया कि टॉप टू बॉटम आ रहे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, उसी के ऊपर ऑर्डर आ गया, इसलिए सबसे ज्यादा सीसी का होगा, सबसे कम SN का होगा। अभी भी वही लॉजिक है ना, टॉप टू बॉटम आ रहे तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने के कारण ओवरलैप घटिया होगा, और ओवरलैप घटिया तो बॉन्ड इजिली टूटेगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट रिपीट किया कि नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया। और हाँ अब फिर से देखिए कंपाउंड के ऊपर है, अगेन कार्बन दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, CO2 और CO, अब उसी के ऊपर प्रॉपर्टी है। पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया कि कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड CO एंड CO2, और कह रखा है CO न्यूट्रल होता है, CO2 एसिडिक होता है। अब रीजन क्या है, देखिए अगर आप CO2 पे आएंगे तो अगर उसको पानी में देंगे तो H2CO3 बनाता है, जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड पानी में देंगे तो H+ का सोर्स है, तो जब H+ रिलीज कर रहा है तो हम कह सकते हैं ना एसिडिक इन नेचर हो गया, इसलिए CO2 को हम कह सकते हैं वो एसिडिक इन नेचर है। बट CO क्या है, पानी में इनसॉल्युबल होता है, CO ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल, इसीलिए ये जब सॉल्युबल ही नहीं है तो H+ क्या रिलीज कर सकता है, इसकी तरह नहीं, तो इसलिए एसिडिक नहीं हुआ, रादर न्यूट्रल हो गया। तो वही है, CO2 कैन कंबाइन विथ वाटर इन अ लिमिटेड वे टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड while CO is sparingly soluble in water, तो रीजन भी ट्रू है, इसलिए बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स मेरा जो घर है उसके आसपास बच्चे लोग बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो इसलिए बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा है, तो प्लीज बियर विथ मी, बच्चे सब अभी खेल रहे हैं इसलिए साउंड आ रहा है। अब आते हैं ग्रुप 15 पे, देखिए ये तो क्वेश्चन हम करा ही दिए, ऑल्दो यहाँ कोवेलेंट रेडियस